देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत सारी बात हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और हमें पता लग गई है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से मेज़र होती है, किस प्रकार से अपन उसको देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे फीचर्स देखे थे, अपन ने ग्राफ देखे थे, लेकिन अब जो हमें देखना है वो ये कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मॉनिटरिंग जो है हमेशा और हमेशा होएगा। आपको मेज़र करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है कि नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, समझना इसको। अगर मान लो कि ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रहा है तो आप रेट कहाँ से दोगे, रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज से दे दो या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज से दे दो, डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे आप, टाइम। क्या बोलोगे, टाइम टेकन। जो भी टाइम लिया है वो अपन ले लेंगे यहाँ पे, कितना टाइम लिया है। ठीक है। इस बोर्ड पे पढ़ाने का जो है मेन पर्पज़ मेरा ये था कि उसमें थोड़ा ग्राफ का बैठता नहीं है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आएगा, फिर वापस अपन डिजिटल बोर्ड पे ही चलेंगे। तो अब देखना इधर कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दो के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। एक तो चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की। तो हम यहाँ पे रेट लिखेंगे, देखो आराम समझना, डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई जो टाइम लिया है, टाइम टेकन। ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीजेज अपन ने वर्ड लगाया है, आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से ग्रोथ रिएक्शन को छोड़ दो। ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस प्रकार से, और रेट जो है प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी जाएगी, इंक्रीजेज इन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाँ जी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। एकदम सिंपल फिनोमिना है। ग्राफ आपको बताए हुए हैं, इसका भी ग्राफ आपको पता है कि रिएक्टेंट का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है कि नहीं। ज़्यादातर रिएक्शंस में ऐसे ही आता है। एक्सेप्शनल रिएक्शन थी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसको मैंने बता दिया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसको बता दिया था मैंने। ठीक है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डिक्रीजेज न लगा के, हमें तो चेंज इन कंसंट्रेशन देना है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, वो लिखेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया है, रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव होती नहीं है, तो माइनस का साइन इसलिए लगाया कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। या तो डिक्रीज बोलो या माइनस का साइन लगाओ। माइनस का साइन आपको यही बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डिक्रीज हो रही है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी डिक्रीज हो रही है। जबकि इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये ले रहे हैं अपन, कोई दिक्कत। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन लगाएंगे माइनस डेल्टा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अप टाइम। अगर आपका रिएक्टेंट का इंटरवल जो है बहुत बड़ा है, टाइम इंटरवल बड़ा है, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो डेल्टा लगाना है। ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अभी अपन चेक करेंगे, 3 प्रकार की वेलोसिटी बताऊंगा मैं, है ना। और अगर इससे छोटा लेना है तो आप लिखोगे माइनस डी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बटे टाइम। ठीक है कि नहीं है। ये किसको बता रहा है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, इंस्टेंट वेलोसिटी को, इंस्टेंट स्पीड को। जबकि इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर लिख सकते हैं प्लस डी पी अपॉन डेल्टा टी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है बेटा, ध्यान रखना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इससे पहले अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चलें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस अपन चेक करेंगे। 3 प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन है। पहली है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं अपन। लेकिन उससे पहले भी अपन को क्या है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ।
वो पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन देख लेंगे इनको। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आराम से समझते हुए चलना। देखो इधर आप, पहली चीज आपने क्या लिया बेटा, रेट में आपने लिया प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन चेंज, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और ज़्यादातर जो रिएक्शन है जिनकी मॉनिटरिंग हमें करनी है वो गैसियस रिएक्शन है। कैसी है, और जो गैसियस रिएक्शन है उनका आइडियल बिहेवियर अपन मान के चलते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको PV इक्वल टू NRT, तो यहाँ से अपन कंसंट्रेशन बनाएंगे, तो इसको अपन इसके नीचे देंगे RT, तो ये बन जाएगी कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होती है। ठीक है बेटा, T CRT, और C की वैल्यू क्या है बेटा, P अपॉन RT। आप लिख लो यहाँ पे, इसकी वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे तो अपने पास रेट का क्या आएगा, रेट इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, हाँ जी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T डॉट 1 अपॉन RT। कोई दिक्कत? कोई समस्या? ये चीज़ भी ध्यान रखना है, कई बार प्रेशर की टर्म में भी लेते हैं अपन, प्रेशर की टर्म में लेंगे तो RT से भी डिवाइड होगा। ठीक है कि नहीं है? तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो आप, तो कई बार क्या करते हैं, वो प्रेशर में चेंजेस दे देता है। क्या दे देता है? प्रेशर में चेंजेस, और चेंजेस देता है टाइम में, टाइम में देता है। तो इससे भी अपन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट की अपने पास कई यूनिटें आएंगी, यहाँ से अपने पास निकल के आएगा वो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स आएगा। क्या आएगा बेटा? एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। जबकि वहाँ से अपन निकाल रहे थे, वहाँ से क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेट अपन को देखनी है। तो ये 3 रेट थी अपने पास, कौन कौन सी, एक तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक आपकी है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट। तो सुनना मेरी बात गौर से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। और एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या देखा था कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो एज ए फंक्शन हमेशा प्लॉट होती है, और उसका इंटरसेप्ट जो होता है, उसका जो स्लोप होता है, वो स्लोप जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ढंग से समझना इसको। स्लोप की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला है अपना इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे होगी वो इनिशियल रेट कहलाएगी। इट बिकम 0। तो आप ध्यान रखना कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन 0 होती है, पर आप कुछ लोगों के दिमाग में यूँ आ रहा होगा कि सर अभी पिछले वीडियो में तो ये बताया था आपने कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है अभिक्रिया के प्रारंभ में ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ उस बात से। तो आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ें, कई बार हो जाता है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 0 है, बट इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम होती है। 2 हैं यहाँ पे, एक तो इनिशियल रेट और एक इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। ये है अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, और ये है अभिक्रिया के प्रारंभ में वेग। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग का मतलब हो गया 0 सेकंड पर। तो 0 सेकंड पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 0 सेकंड के बाद जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड होएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं है? इसको एक्सपेरिमेंटली भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, जब हम अपन क्या करेंगे बेटा, प्लॉट लेंगे। ठीक है, ये प्लॉट ले लिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए, यहाँ पे मैंने टाइम लिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम से मिनिमम की ओर मूव होती है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि ये जो है पॉइंट, ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड का है, ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये टेंजेंट है, टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है। तो टेंजेंट का जो स्लोप निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बेटा? स्लोप। ठीक है, tan थीटा
वो tan 0 डिग्री है, क्या है, और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो स्लोप यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, वैसे ही स्लोप नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ी सी ये कर्व्ड है लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, tan 0 आएगी, और tan 0 की वैल्यू जो होती है 0 होती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अपनी क्या होती है बेटा, 0 होती है। कोई दिक्कत, बस इन दोनों का ध्यान रखना, एक तो इनिशियल रेट 0 होती है, इनिशियली रेट मैक्सिमम होती है। यहाँ पे गड़बड़ करेगा, बाकी का इधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बाकी का ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है सेकंड है वो है इंस्टेंट वेलोसिटी। और इंस्टेंट वेलोसिटी को अपन कैसे देखेंगे, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अपन कैसे देखेंगे। इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्या कि किसी भी पर्टिकुलर t इक्वल टू टी सेकेंड पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आप चेक कर रहे हो वो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। कैसे, मैं समझा देता हूँ इसको बहुत। आप मान लो कहीं गए हुए हो, मोटरसाइकिल, कार या जो भी है, ठीक है, आप वहाँ से रवाना हो रहे हो, ठीक है, आप अभी गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी पर बैठे हुए हो, आपके घर वालों का फ़ोन आया कि हाँ भाई कहाँ, बोले बस निकल रहा हूँ। निकल रहा हूँ का मतलब क्या है, अभी आप स्टार्ट नहीं हुए हो, आपकी t इक्वल टू 0 सेकेंड पर 0 स्पीड है, देखो आप रुके हुए हो। जैसे स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप स्पीड आपने ले ली, और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद पूछ रहे कि हाँ भाई कहाँ पे, यहाँ पे, क्या स्पीड है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा हूँ। तो जिस टाइम पे आपसे आपकी रेट पूछ ली, इसका मतलब वो इंस्टेंट रेट है। कौन सी रेट है, इंस्टेंट रेट। तो इंस्टेंट रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको भी अपन ग्राफिकली कैसे करेंगे असाइन, देखो ग्राफिकली असाइन होगी तो दोनों तरीकों से देखेंगे अपन, रिएक्टेंट से भी देखेंगे और प्रोडक्ट से भी देखेंगे। तो ये आपका रिएक्टेंट का कर्व आ गया ऐसे, और इधर अपन चेक कर लेंगे बेटा प्रोडक्ट का, ठीक है। नॉर्मली जो ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं उसी हिसाब से चेक किया अपन ने, चेक भी उसी हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत। ये देखो, ये चेक कर लिया। तो हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये यहाँ पे आपने टाइम लिया है, ठीक है, और इधर आपने टाइम लिया है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे चले जाइए। मान लो कि यहाँ पे जा रहे हो साहब, t इक्वल टू टी सेकेंड पर हमें रेट पूछनी है इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर। ये देखो परपेंडिकुलर अपन ने डाल दिया है, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, डॉट 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 डॉट, यहाँ से ये डाल दिया। अब ये जो यहाँ पे ये कट हो रहा है, वहाँ पे हम टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट जो है आपको पता होना चाहिए, जितना टेंजेंट का जो हिस्सा होता है दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। देखो जितना इस साइड है, ठीक है बेटा, उतना ही हिस्सा होना चाहिए, यानी कि ए ओ बी। तो ए ओ और ओ बी जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ढंग से समझना, आगे की कहानी मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो ये क्या है, ये T1 है, तो T1 पे कंसंट्रेशन क्या होगी, R1। ये क्या है, ये T2 है, T2 पे कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, R2। R2 होगी। आप देख रहे होगे ट्राइंगल बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ट्राइंगल, और मैं इसको एंगल दे रहा हूँ थीटा, ये थीटा एंगल दे दिया। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और जहाँ पे थीटा बनता है वो बेस कहलाता है। तो टेन थीटा निकालना अपने लिए इजी हो गया। क्या निकालना इजी हो गया, टेन थीटा निकालना इजी हो गया, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर जो है आप इसको मान लीजिए सी पॉइंट मान लीजिए इसको, तो परपेंडिकुलर बटे बेस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया ए सी, और ये हो गया आपका बी सी, ठीक है। और ए सी जब निकालेंगे तो ये आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। लेकिन अपन को पता है कि R1 जो है R2 से ग्रेटर है, इसलिए R1 को मेरे को आगे लेना पड़ेगा। फाइनल माइनस इनिशियल से काम नहीं चलेगा, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको आगे लेना पड़ेगा। तो अपने पास टेन थीटा जो निकल के आएगा वो आएगा, देखो देखना समझना, माइनस बाहर लूँगा, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई T2 अपॉन T1। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस डी
आर अपॉन डी टी। ये माइनस का सिंबल कहाँ से आ गया भाई? माइनस का सिंबल कहाँ से आ गया बताओ देखिए। माइनस का सिंबल यही बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई है आपकी? ये इंस्टेंट वेलोसिटी है जो डी की फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि छोटे चेंजेस को अपन यहाँ पे चेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसमें चेक कर सकते हैं। देखो इधर ये पर्टिकुलर टाइम ले लिया अपन ने, t इज इक्वल टू टी सेकेंड का टाइम अपन ने ले लिया है। तो यहाँ पे अपन टेंजेंट एक खींच लेते हैं। ये देखो टेंजेंट उसी टाइप से खींचेंगे जैसे वहाँ पे खींचा था, ए ओ बी। ठीक है, ए ओ और ओ बी क्या है आपके बराबर है, इक्वल है। ठीक है कि नहीं है? अब आप ढंग से समझने की कोशिश करना कि जो ये पहला पॉइंट है ये आपका P1 कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका T1, ये कहलाएगा आपका P2 और ये कहलाएगा आपका T2। ठीक है, ट्राइंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है देखो। ये ट्राइंगल बन रहा है अपना, ये देखो बन गया। और ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर C बोल देते हैं इसको। इस बार जो है अपना टेन थीटा जो है इस प्रकार से निकल के आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, बेस AC है। ठीक है, ये है P2 माइनस P1 फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। और यहाँ पे अपन कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे, प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे dP अपॉन dt लिख देते हैं। ये आपका टेन थीटा आ गया, इसी को आप रेट बोल दोगे। क्या बोल दोगे? रेट। तो इंस्टेंट रेट इस प्रकार से कैलकुलेट होती है। आई थिंक समझ में आ गया को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कि नहीं है? चले अब हम चेक करेंगे जो थर्ड है अपना, वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज क्या होता है? दो पर्टिकुलर टाइम पर आपको दो कंसंट्रेशन लेनी है और कंसंट्रेशन का डिफरेंस बटे टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ग्राफ से निकालो तो ठीक है, नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, ग्राफ से भी निकाल सकते हो आप, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं है? इसको मैं साफ कर रहा हूँ एक बार, इसी ग्राफ में समझा दूंगा मैं सारी चीज़ें। एवरेज का क्या मतलब समझा है? दो पर्टिकुलर टाइम पर दो कंसंट्रेशन अपन को लेनी है और दो कंसंट्रेशन जब निकल के आ जाएगी अपनी, तो उनका आप रेशियो ले लो। रेशियो ले लोगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल, कोई टेंजेंट वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ना टेंजेंट की पड़ेगी ना और किसी की पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट का कंसेप्ट केवल और केवल इंस्टेंट में और उसमें लगेगा, क्या बोलते हैं अपने, इनिशियल में। ठीक है, अब देखो आप गौर से समझने की कोशिश करना। मैंने टाइम लिया आपका, मान लीजिए कि ये T1 टाइम ले लिया और ये ले लिया T2 टाइम। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है वो R1 है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो R2 है। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे टेन थीटा की ज़रूरत नहीं है अपन को। अपन क्या करेंगे, एट T1 कंसंट्रेशन है R1, एट T2 कंसंट्रेशन है R2। ठीक है, तो आप रेट निकालोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन दोगे बेटा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो है फाइनल माइनस इनिशियली ही निकलेगी आपकी। ऐसे ही तो निकलेगी, सिंपल है एकदम, ऐसे ही निकलेगी। ठीक है कि नहीं? अब वही बात है, अपने पास R1 ग्रेटर है किससे? R2 से, तो अपन को R1 आगे लेना पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई T2 अपॉन T1। जब इसको अपन लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखो इधर, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। माइनस सिंबल क्यों है पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जब डेल्टा साइन लग जाए तो समझ जाना कि वो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, और डी साइन लगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है कि नहीं है? इसी प्रकार से यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। देखो ये मान लीजिए आपका T1 है, ये P1 आ गया, यहाँ पे आप T2 ले रहे हो और ये क्या आ गया? P2। लार्ज चेंजेज हैं तो अपन वही रामायण लिख सकते हैं पूरी की पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप अपने आप लिख लेना। रेट जो आएगी अपने पास क्या आएगी? रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये तीनों रेट आपकी क्लियर हो गई है। एक तो कौन सी हुई है बेटा? इनिशियल जो जीरो होती है, एक इंस्टेंट जो डी से रिप्रेजेंट की जाती है, एक होती है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है नहीं है? अब जो है हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे, ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा, और कुछ जो है आपके जो
स्टाइक्योमेट्रिक मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का, वो भी अपन चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको तो एक बार लिख लो आप, फिर चलते हैं आगे। देखो अपन रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, और फिर स्टाइक्योमेट्रिक मेथड के ऊपर चलेंगे। तो ढंग से समझना, ये क्वेश्चन है अपने पास ग्राफ का दिया हुआ है, ठीक है नहीं, और यहाँ पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, एक जो है आपकी 1m है और एक कंसंट्रेशन वो 2m है, और t1 यानी 2 सेकंड पर आपको 2m दे रखी है और 4 सेकंड पर आपको क्या दे रखी है, 1m दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगी बेटा, समझना आप क्या देते हो, रेट इक्वल टू क्या है, माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो है, ऐसे तो देगा। तो डेल्टा आर इक्वल टू माइनस रेट इंटू डेल्टा टी। तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया। तो कर्व आपको बता रखे हैं, समझा रखे हैं कर्व क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है एकदम। देखो इधर, अब आप यहाँ से कंसंट्रेशन रखोगे तो कितना चेंजेज हुआ, माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, पहले कह रहा हूँ मैं, माइनस केवल यही बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो 2 - 1 और 4 - 2, तो कितना गया, 1/2, यानी कि 0.5 ये हो जाएगा m सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप देखोगे, ये देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है। इस न्यूमेरिकल में क्या है आप समझना, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो है, पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या दे रखा है बेटा, कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है नहीं। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है तो वो कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है वो गड़बड़ करने वाले कर देते हैं, इन दोनों के बीच की ले लेते हैं, नहीं अपन को ये नहीं देखना है। अपन ने क्या किया था, एक टेंजेंट लिया था और टेंजेंट को खींचा था। टेंजेंट खींचने के बाद याद है अपन ने एक ट्राइंगल बना था और उस ट्राइंगल में tan थीटा अपन ने निकालने की कोशिश की थी। तो ये हो गया AB/BC। तो AB की वैल्यू है 6 - 0 और B की वैल्यू है 50 - 0। इसका और इसका डिफरेंस लेंगे और यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में गड़बड़ मत कर देना। तो ये आ जाएगा 6/50 जो भी है m सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। अब जो अपन चेक करेंगे वो चेक करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक मेथड। क्या चेक करेंगे बेटा, स्टाइक्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। देखो इधर, मान लो कि अपनी एक रिएक्शन है A + B C + D, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो मोर देन वन रिएक्टेंट है, मोर देन वन प्रोडक्ट है। तो अपने लिए इजी है, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ लेना, हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी रेट देनी है। तो रेट मैंने आपको बोला था, चाहे तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में दे दो, चाहे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में दे दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, मैं यहाँ पे डी यानी इंस्टेंट रेट की ही बात करूँगा। डी थोड़ा इजीली लिखा जाता है, -dA/dt। क्लियर। आप चाहो तो इससे भी दे सकते हो, रेट इक्वल टू -dB/dt। आपकी इच्छा हो जिससे दो आप रेट इससे भी दे सकते हो, प्लस dC/dt। और आप चाहो तो रेट इससे भी दे सकते हो, रेट इक्वल टू प्लस dD/dt। आप चाहो जिससे दे दो रेट, ठीक है। अब आप देखोगे इनका जो राइट हैंड पोर्शन है वो इक्वल है, क्या है, लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल है, इनका राइट हैंड पोर्शन अपन इक्वल कर सकते हैं और एक इक्वेशन बना सकते हैं इनकी। इतनी अपन करेंगे नहीं, ज़्यादा अपन को करना नहीं है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा -dA/dt -dB/dt
प्लस डी सी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा प्लस डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर ये फरमाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे अपन ने रेट लिखी है बेटा, और यहाँ पे रेट दो प्रकार की, तीन प्रकार की रेट है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये अपन ने लिखी है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखी है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। और दो रेट कौन कौन सी है वो बता देता हूं मैं। देखो इधर, एक है अपने पास रेट ऑफ डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन बोल दूं, डिसअपीयरेंस बोल दूं, एक ही बात है। क्या बोल दूं? डिसअपीयरेंस, वो एक ही बात है। ऑफ ए, ये भी तो है। ठीक है, ये कितनी है? माइनस डी बी डी ए अपॉन डी टी। इसी से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डीकंपोजिशन जो है वो यही है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वो एक्चुअल में रेट ऑफ क्या है बेटा? डिसअपीयरेंस या डीकंपोजिशन। इसी प्रकार से आप बी की लिख सकते हो, सेम चीज ये की है। किसके लिए लिख सकते हो? बी के लिए, माइनस डी बी अपॉन डी टी। देखो बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है कि नहीं है? और अगर अपन चाहें कि सी क्या है, तो सी के रेस्पेक्ट में भी अपन दे सकते हैं। देखो क्या बोलेंगे अपन, सी के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट होते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस बोल सकते हो आप, अपीयरेंस ऑफ सी, वो क्या हो जाएगा? प्लस डी सी अपॉन डी टी। ये हमेशा यही रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, चाहे एक हो चाहे कुछ भी हो। इसी प्रकार से अपन डी का लिख सकते हैं, प्लस डी अपॉन, किसी भी प्रकार से लिख दो, आपकी इच्छा हो जैसे। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत। लेकिन अगर मान लो कि अपने पास रिएक्शन इस प्रकार की नहीं है, रिएक्शन इस प्रकार की नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? देखो आप समझने की कोशिश करना। ये मैंने छोटा करके इधर लिख दिया एक बार। ठीक है, अब समझना। मान लो कि अपने पास रिएक्शन है 2a प्लस 3b 4c 5d, इस टाइप की कोई रिएक्शन है, लिख दिया, कोई दिक्कत। अब अपन को ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर देनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है वो इससे नहीं दे सकते, इस प्रकार की इक्वेशन से नहीं दे सकते, मतलब सीधा सीधा लिखकर नहीं दे सकते। ठीक है कि नहीं है? सीधा सीधा नहीं दे सकते, लेकिन ये जो चार चीजें हैं ये अपन दे सकते हैं। ये अभी भी इस रिएक्शन के लिए कॉमन है। ठीक है कि नहीं है? इस ए की डिसअपीयरेंस रेट यही होगी, बी की डिसअपीयरेंस रेट यही होगी, फॉर्मेशन रेट सी की यही होगी और डी की होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें? तो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कैसे करता है? देखो, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये आपने लिखा। ये क्या लिखा आपने? ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और रेट ऑफ रिएक्शन अगर देनी है आपको, देखो इधर बी के रेस्पेक्ट में देनी है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? -1/3 डी बी अपॉन डी टी। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन सी के रेस्पेक्ट में देनी है तो 1/4 यानी 4 से डिवाइड होगा डी सी अपॉन डी टी। और अगर आपको डी के रेस्पेक्ट में देनी है तो +1/5 डी डी अपॉन डी टी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। ठीक है कि नहीं है? तो अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन की वो ये होगी, वही लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्वल है तो राइट हैंड पोर्शन इक्वल होगा। ये इक्वेशन जिसको लिखनी आती है उसको इसके रिलेवेंट न्यूमेरिकल आराम से सोल्व होंगे। न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इन न्यूमेरिकल्स में एक चीज ध्यान रखना, आप जो भी न्यूमेरिकल्स करो हमेशा मोल पर करना बेटा। काहे पे करना? मोल पर। अभी एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा, मोल पर नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा, आंसर गलत आएगा और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। देखो अपन ने रेट को इंडिविजुअली, जो रेट थी उससे, उसको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इंडिविजुअली रेट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से केवल और केवल डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। देखो आराम से, ठीक है? कैसे?
देखो आप समझने की कोशिश करना। आप ये क्या था, ये क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड है कि नहीं है? सेम केस ये आएगा, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड। ये क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी एंड डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको ये इक्वेशन लिखनी आ गई वो इसके कई प्रकार के न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकता है। क्या कर सकता है? कई प्रकार के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता है। देखते हैं अपन वो कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, ठीक है नहीं है? देखो आप समझना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन के लिए, ठीक है कि नहीं है? अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की स्टेटमेंट तो बताए थे लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में नहीं बताए थे, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पे वीडियो को पॉज कर दो और इसका आंसर सोचने की कोशिश करो, ठीक है नहीं है? कि आंसर क्या होगा इसका। अब देखो इधर सोच लिया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझने की कोशिश करना। पहला क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगी, ठीक है नहीं है? मान लो एक रिएक्शन है जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है 1 है, और उसी रिएक्शन में हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दें, मान लो 2 कर दिया, 5 कर दिया, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बैलेंस। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी की भी रेट ऑफ रिएक्शन आप देने जाओ, वो इक्वेशन बनाओ, तो सबसे पहले क्या चेक करना है? रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे मान लो कि आपको वर्बली बोल दे कि अमोनिया की फॉर्मेशन ये है, तो जब तक रिएक्शन नहीं देगा तो अपन को पता नहीं लगेगा, क्योंकि अमोनिया की फॉर्मेशन जो है अपन 3 प्रकार से दे सकते हैं। एक तो 1:3:2 वाले रेशियो में, एक 1/2, 3/2 और एक 1। सही है कि नहीं? अभी लिख के बता दूंगा मैं आपको, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इन इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है कि पर्टिकुलर स्पीसीज की रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती, चाहे कितनी लगा दो। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमेशा वो की हो रहेगी। तो ये मोर देन 1 करेक्ट का आंसर था, ठीक है कि नहीं है? इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है इसके? सही है। कर लिया चेक। तो देखो अभी अमोनिया वाले की बात कर रहे थे ना अपन। अमोनिया वाले की बात क्या कर रहे थे? जैसे अमोनिया फॉर्मेशन की बात करें, देखो एक रिएक्शन तो ये है, कोई जरूरी थोड़ी अपन को अपन ऐसे लिखे, अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 N2, 3/2 H2 और NH3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है इसको 2 ले लें अपन, इसको क्या ले लें 6 ले लें, इसको 4 ले लें। 3 प्रकार से लिख दी मैंने एक ही रिएक्शन को। तो इनकी जो रेट है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रही है। और पर्टिकुलर स्पीसीज की जो रेट है वो तीनों में सेम रहेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्योंकि इसमें भी आप क्या बोलोगे? देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इसमें पहले वाले में ऐसे तो लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, तो इसमें भी ऐसे लिखी जाएगी, इसमें भी ऐसी लिखी जाएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? सिंपल है। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो पहले पोज कर लिया करो, खुद सोल्व किया करो, फिर देखा करो कि वो सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये क्वेश्चन है कि अपने पास 4 अमोनिया, 5 H2, 4 NO2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल अपने बन रहे हैं। पहले तो ये देखो बैलेंस है कि नहीं है। 4 नाइट्रोजन बैलेंस है, 5 ऑक्सीजन, 5 दूनी 10 और 6 और 4 10 बैलेंस है। हाइड्रोजन 3 दूनी 12 और 6 दूनी 12 बैलेंस है। पूरी तरह रिएक्शन बैलेंस है। अब ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, N2 की फॉर्मेशन दे दी आपको। देखो कैसे दी है आपको, दे दी DNO2NO डिवाइडेड बाई DT। ये दे दिया आपको, कितनी दी है? 3.6 × 10⁻⁻m, है ना? मोलरिटी पर सेकंड दे दी है, या मोल पर लीटर पर सेकंड बोल दो आप, एक ही बात है।
लेकिन आपके सामने 4 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया और डीकम्पोजिशन ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, वो इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन सेट करके बता देता हूं मैं आपको। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/4, ठीक है, dNH3 dt पहला हो गया, बराबर -1/5 DO2 dt प्लस 1/4 DNO अपॉन dt, या आप बैलेंस करोगे, प्लस 1/6 DH2 इन dt। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, जो दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, उसको इस इक्वेशंस में निकाल लो, बाहर निकाल लो। जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है बेटा, सबसे पहले पूछ रहा है आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और जो गिवन है उन दोनों को इक्वल कर लो। ये तो रेट आ गई और ये वाला आपका इक्वल है, बाहर निकाल लो इसको। तो रेट इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्लस 1/4 DNO dt, यही तो है। आपको ये चीज गिवन है, हाँ बेटा, ये चीज आपको गिवन है और वो कितनी है, ये रही। तो आपको क्या करना है, रेट निकालने के लिए केवल और केवल 4 का ही तो भाग देना है। देखो इधर कितने का भाग देना है आपको, 4 का ही तो भाग देना है, ये देखो। उसके बाद रेट आ जाएगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है वो इसकी लिखी है, 4 डिवाइड कर दिया आपने, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो H2 की फॉर्मेशन रेट कैसे करेंगे अपन कैलकुलेट, ये रही, इस इक्वेशन को काम में ले लो, बस इतने से को बाहर निकाल लो, ठीक है। बाहर निकालने के बाद आपको क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, देखो इधर DH2 dt, बस यही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा आपका 6/4 DNO अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू तो अपन को पता है कितनी है, ये रही। तो रखो 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ m। इसी प्रकार हम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ O2 कैलकुलेट कर सकते हैं। करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं अगले वीडियो में इसको अपडेट कर दूंगा। हाँ, इजी है एकदम, हो जाएगा। नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल चेक कर रहे हैं, देखो इधर नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। एक गैसियस फेज रिएक्शन है, ये बोल रहा है कि ए का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया 2 एटमॉस्फेयर से 1.5 एटमॉस्फेयर इन 10 मिनट, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बताया था प्रेशर के रेस्पेक्ट में दे सकते हैं, पर कैलकुलेट करने से पहले आप यूनिट जरूर चेक कर लेना बेटा, समझ में आई। तो अपने पास 2 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट बताई थी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की, तो दोनों में अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा इसका। तो सबसे पहले रेट आएगा आपका dP अपॉन dt, ठीक है, प्रेशर की टर्म में। तो कितना प्रेशर था, 2 था, और कितना डिक्रीज हो गया 1.5, कितने में हुआ, 10 मिनट में हुआ। तो ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.05 एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स। यूनिट चेक कर लेना एक बार, ठीक है कि नहीं है। अब दूसरा जो है वो अपने पास फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T 1 अपॉन RT। चले भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इधर पहली चीज डेल्टा P कितना है, वही 0.5 आ गया, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ये कितना है, 10 मिनट। अब आराम समझना, ये एटमॉस्फेयर है, ये दिक्कत देगा अपन को, क्या देगा, दिक्कत देगा। और अपन को यूनिट जो लानी है वो लानी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। घबराने की जरूरत नहीं है, सेकेंड इनवर्स बोल दो, मिनट इनवर्स बोल दो, घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मिनट इनवर्स तो अपने पास है, ठीक है कि नहीं है। और अपने को ये मोल लीटर इनवर्स ये देगा गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसकी लीटर एटमॉस्फेयर में यही वैल्यू होती है इसकी, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, कोई दिक्कत। और साथ में टेम्परेचर है, नहीं दिया हुआ है तो 298 केल्विन लोगे बाय डिफॉल्ट,
नहीं तो टेम्परेचर देगा वो इस रिएक्शन में। समझ में आई? अगर नहीं दिया हुआ है तो कितना लेना है, 298 केल्विन आपको लेना है। इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो इधर ये केल्विन से केल्विन गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर गया, और बाकी की ये यूनिट आ गई। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, ये अपने आप कैलकुलेट करोगे आप। अगर इसमें भी डाउट लगे तो भी कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देना, मैं देख लूंगा इसको। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप समझने की कोशिश करना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन चेक कर लो, ये रिएक्शन दी हुई है। इस रिएक्शन में SO3 की रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है, यानी DSO3/dt, वो है 100 kg मिनट इनवर्स। अब ये केजी में, काई में बेटा, केजी में। और आपको क्या समझाया था मैंने कि मोल पर रखना है ये सारा काम। काई पे रखना है? मोल पर रखना है। गड़बड़ मत कर देना, पहले कह रहा हूं। ठीक है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, SO3 का भार है अपने पास, मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन SO3 का। ठीक है, इसका कितना होता है भाई? कितना होता है इसका? होता है 32, और ये हो गया 16 × 3, तो ये 32 + 48, तो ये 80 के आसपास हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 80 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया डिवाइड, और ये आ गया अब मोल मिनट इनवर्स। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा मोल पर करना है, कोई डायरेक्ट मत निकाल देना, डायरेक्ट निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अब इस रिएक्शन के लिए अपन क्या लिखें, रेट लिखते हैं पहले तो। वैसे तो एक चीज बताऊं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 पूछ रहा है, इसलिए वो उस इक्वेशन की तो जरूरत पड़ेगी। उस इक्वेशन की तो अपन को जरूरत पड़ेगी। तो अपन देखो इक्वेशन देख लेते हैं पहले क्या है अपनी, ये रही। इस इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या आएगी भाई, -1/2 DSO2 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इसको लेंगे नहीं, ऑक्सीजन वाले का रोल ही नहीं है। ठीक है, यहां पे प्लस लग गया, 1/2 DSO3/dt। अब अपन को जो है केवल और केवल इसी इक्वेशन से मतलब है, रेट वाली से कोई मतलब नहीं है, इसी इक्वेशन से मतलब है। तो 1/2 से 1/2 गया। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इतनी जो है DSO2 इज इक्वल टू जो है सेम आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 80 मोल मिनट इनवर्स, सेम आ गया। लेकिन ये भी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो केजी मिनट इनवर्स में ही है। तो केजी मिनट इनवर्स में जब अपन ने वेट में मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया तो मोल में कन्वर्ट हुआ। तो मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इधर SO2 का भी अपन निकाल लो, साथ के साथ कितना आएगा भाई, 64 आ गया। तो कितना आ गया, 64, 32 स्क्वायर 32 स्क्वायर, तो 64 है। जो भी आंसर आएगा वो केजी मिनट इनवर्स में आ जाएगा। कहीं में आ जाएगा बेटा, केजी मिनट इनवर्स में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर कि यहां पे आपने केजी को ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आंसर भी केजी मिनट इनवर्स में ही पूछ रहा है, इसलिए यहां पे आप कन्वर्ट करते फिर यहां पे कन्वर्ट करते तो वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है कि नहीं है? कर लोगे इस टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप न्यूमेरिकल इसका। ये कोई रिएक्शन दी हुई है अमोनिया के डिकम्पोजिशन की, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है। तो K1 K2 और K3 में रिलेशनशिप क्या होगा? कोई दिक्कत? तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से नहीं चलना है, हमें हमारी इक्वेशन बनानी है। आपको पहले भी कहा था मैंने, अपनी इक्वेशन बनानी है। रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखो इधर 1/2, ठीक है, DNS3 अपॉन dt। कोई दिक्कत? यहां पे क्या आएगा, यहां पे माइनस है बेटा, यहां पे क्या आएगा 1/1, कुछ नहीं है, DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू ये क्या आ गया, प्लस 1/3 DH2 अपॉन dt। ये अपनी इक्वेशन सेट हो गई है। ठीक है, और इस इक्वेशन के हिसाब से जो है आप ढंग से समझना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही
इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही, और इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 1/2 आ जाता है, और यहाँ पे आएगा K1 अमोनिया, और यहाँ पे आ जाएगा K2 अमोनिया, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 K3 अमोनिया। अब इस इक्वेशन में क्या चीज कॉमन है? अमोनिया कॉमन है, तो अमोनिया को तो हटाओ पहले, ये हटा दिया, अमोनिया को हटा दिया। हटाने के बाद जो है आप देख रहे हो कि अपने पास क्या आ गया, 0.5 K1 आ गया, K2 आ गया, और 0.3 K3 आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है कि नहीं है। और आप चाहो तो एलएस ले लो इसका, और एलएस लेके सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से, ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लो कि 3 ले लिया मैंने, और ये आ जाएगा 3/2, ये 3 और ये 3, ऐसे कर सकते हो। अलग अलग रिलेशनशिप है, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे रेट लो की, कि रेट लो क्या होता है, रेट लो मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा करेंगे। पहले रेट लो पढ़ेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। चलें, बाय।